हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज एक कहानी का नाम है बेवफा पत्नी। मेरा नाम सोहिल है। मैं अपने परिवार का अकेला बेटा था। मेरे कोई भाई बहन नहीं था। मेरे माता पिता ने मेरी शादी के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। जब मेरी उम्र 25 वर्ष हुई तो माता पिता ने मेरे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। रिश्ते तो बहुत आए, पर मैंने आकांक्षा को पसंद किया। वे देखने में बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। वे मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई और हमारी शादी तय हो गई। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया और मेरी शादी धूमधाम से हो गई। इतनी सुंदर पत्नी पाकर मैं निहाल हो गया था और अपनी पहली रात को लेकर काफी उत्साहित था। आखिर होता भी क्यों ना। पूरे 25 साल ब्रह्मचार्य जीवन बिताने के बाद मेरे जीवन में शुभ घड़ी आई थी। सभी रस्मों के बाद परिवार के लोगों ने दुल्हन को अंदर कमरे में छोड़ दिया और उसके आराम करने के लिए कहा। तभी दुल्हन के कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तब आनन फानन में दुल्हन के कमरे की तरफ दौड़े। दुल्हन फर्श पर पड़ी थी और ऐसे कांप रही थी जैसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो और अजीब सी आवाज निकाल रही थी। मेरी ताई जी ने उनको उठाकर पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी के गिलास में हाथ मारकर फर्श पर गिरा दिया। ताई जी बोली, दुल्हन शायद किसी ऊपरी बाधा की चपेट में आ गई है। सभी घरवाले उसे डरकर दूर हट गए। ताई जी ने पूछा, कौन हो तुम? इस पर वह बोली, मुझे नहीं जानते तुम? जिसकी तुम पूजा करते हो मैं वही हूँ। सब सोच में पड़ गए, आखिर बात क्या है। ताई ने फिर से उसकी चोटी पकड़कर पूछा तो इस पर वह बोली, मैं कुलदेवी हूँ। तुम लोगों ने अपने बेटे की शादी कर ली और मुझे पूछा तक नहीं। सभी लोग आकांक्षा के पैरों पर गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बोले ही, माता हमसे गलती हो गई, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। उसने पूजा की जैसी विधि बताई। सबने मिलकर उसी तरह से पूजा की। पूजा होने के बाद ताई जी ने मुझे भी समझाया कि तुम्हें दुल्हन से दूरी बनाकर रखना है। अभी उस पर देवी का वास है। मैं अपने अरमान मार कर रह गया। अगले दिन दुल्हन को पगफेरे के लिए अपने मायके जाना था तो हम अगले दिन आकांक्षा को उसके मायके लेकर गए और उसके माता पिता को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा कि आप कुछ दिनों के लिए उसे यहीं छोड़ जाइए, हम किसी अच्छे ओझा को दिखाकर इसका इलाज करवा देंगे। हमने कहा ठीक है। आप आकांक्षा को उसके मायके में छोड़कर आ गए। 2 हफ्ते बाद मैं आकांक्षा को लेने अपनी ससुराल पहुंचा तो वह बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर मुझे तसल्ली हुई कि आकांक्षा अभी बिल्कुल ठीक है। वह मेरे साथ हमारे घर आ गई और शाम तक बिल्कुल ठीक रही। लेकिन जैसे ही रात को खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में जाने लगे तो फिर से आकांक्षा को वही समस्या होने लगी। वे फिर फर्श पर गिर पड़ी और तरह तरह की आवाज निकालने लगी। मेरे माता पिता ने आकांक्षा के मायके में फोन लगाया और उनसे बात की तो आकांक्षा की मम्मी बोली कि वे यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक थी। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि उसे कोई परेशानी हुई हो। तुम्हारे ही घर में कोई समस्या है। तुम्हारी कुलदेवी रूठी हुई है। अब तुम लोग ही किसी अच्छे जानकार को उसे दिखाओ। सारे घर वाले बहुत परेशान थे। हमारे पास कार तो थी नहीं, लेकिन अगले दिन किराए की कार लेकर उसमें आकांक्षा को बिठाकर हम एक नामी ओझा के पास उसे ले गए। बहुत भीड़ थी उसके पास। 4-5 घंटे के बाद हमारा नंबर आया। बाबा जी ने मेरी पत्नी को अपने सामने बैठा लिया और ब्लूटूथ पर एक भजन बजा दिया। भजन बजाते ही आकांक्षा ने सिर को घुमाना शुरू कर दिया। बाबा जी ने 4-5
चिमटे उसे लगाए और पूछा, कौन हो तुम? तो इस पर वह बोली, मैं बीजू बैज का लड़का हूँ, मुझे ये पसंद आ गई थी, मैंने इससे विवाह कर लिया था। ये सुनकर मैं सट्टी पुट्टी गुम हो गई। बाबा जी ने बताया 20,000 रुपये लगे, बहुत खतरनाक शैतान है इसके ऊपर। इस शैतान ने उससे शादी कर ली है, इसको अपनी पत्नी मानता है, इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं। ओझा की बात सुनकर मेरे घर वाले बोले, ठीक है बाबा जी, आप इसका इलाज करो, इस रुपये का इंतजाम करके कल दे देंगे। बाबा जी बोले, फिर हाल तो मैं तावीज बांध दे रहा हूँ, अगले रविवार को आ जाना, मैं इस शैतान को अपने कब्जे में कर लूंगा। रविवार को जाकर 20,000 रुपये हमने ओझा को दिए और आकांक्षा का इलाज करवाया। अगले दिन सोमवार को सब ठीक ठाक रहा। रात में फिर वही ड्रामा शुरू हो गया। तीसरे दिन फिर किराए की कार में डालकर उसको बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी ने फिर झाड़ा फूंक कर दी और बोला, शैतान को तो मैंने अपने बस में कर लिया, अब इसके ऊपर देवी का साया है। देवी तो अच्छी होती है, इसलिए मैंने अपने वंश में नहीं किया था। घर वाले बोले, बाबा जी इस देवी को भी आप अपने पास रख लो, हमें तो ये लड़की सामान्य कर दो, बहुत कष्ट में है बेचारी। बाबा जी ने फिर झाड़ू फूंक करके 5,000 रुपये ऐंठ लिए और हम वापस घर आ गए। आकांक्षा दिन में तो एकदम ठीक रहती, फिर सबसे बातचीत करती और काम भी करती, लेकिन जब रात होती उसका ड्रामा शुरू हो जाता। इसी तरह से उस ओझा के पास धक्के खाते हुए 4 महीने गुजर गए और लाखों रुपये फूंक दिए इसके इलाज में, पर आकांक्षा ठीक नहीं हुई। उसकी हरकत देखकर मैं तो उसके पास जाने से भी डरता था। एक दिन मेरे ऑफिस की छुट्टी थी और मैं अकेले बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मोबाइल पर कोई मूवी देखी जाए। मैंने अपना मोबाइल उठाया और जैसे ही मूवी चलाने की कोशिश की तो देखा उसकी बैटरी एकदम डाउन थी। मैंने अपने मोबाइल चार्ज पर लगा दिया और आकांक्षा का मोबाइल उठाकर उस पर मूवी चलाने की कोशिश करने लगा। मूवी देखते के बाद मेमोरी में बने फोल्डर को मैं खोल कर देख रहा था, तभी मुझे कॉल रिकॉर्डिंग का फोल्डर मिला। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसने कॉल रिकॉर्डिंग थी। टाइम पास के लिए उन्हें सुनने लगा। तब भी मुझे एक रिकॉर्डिंग अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की मिली। फिर मैंने उसे सारी रिकॉर्डिंग छान मारी। एक बार रिकॉर्डिंग में तो वह हंसकर अपने प्रेमी को बता रही थी कि उसने कैसे हम सभी को उल्लू बनाए और शादी के 4 महीने हो गए और उसने मुझे अपने पास तक नहीं आने दिया। आकांक्षा की यह रिकॉर्डिंग मैंने अपने घर वालों को सुनाई। फिर मैंने उसके घर वालों को फोन करके बुला लिया। अगले दिन उसकी मम्मी पापा, उसका बड़ा भाई और भाभी आई। उन्हें भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग सुनकर उसकी माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। उसकी बात सुनकर आकांक्षा मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करने का वादा किया। इस बात को लगभग 15 साल हो गए होंगे। मैं आज दिन तक उसके करीब नहीं गया। अभी भी वह मेरे साथ ही रहती है, लेकिन मेरी और मेरे घर वालों की नजरों में उसकी वो इज्जत नहीं है जो एक बहू की होनी चाहिए। अब वह उसी बात के लिए लगभग रोज ही मुझसे माफी मांगती है। उसके मम्मी पापा का सर्वनाश हो गया
और उसके भाई भाभी भी उसे कभी नहीं बुलाते, इसलिए वह मजबूर होकर मेरे साथ रह रही है और अपनी गलती का खामियाजा भुगत रही है। काश उसने प्रेम में पड़कर ये ड्रामा ना किया होता तो आज हमारा जीवन कितना खुशहाल होता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।